हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो। तो हमारा टॉपिक है आज का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलो, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसका एग्जांपल था मोस्ट प्लांट, सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसे बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, तो देखो जरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स, ठीक है, फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, तो देखो जरा, द ऑर्गेनिजम्स इन विच हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड या आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, वहां पे जिनमें ऑटोट्रॉपिक होता है उन्हें ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जिनमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो जाएगा एनिमल्स और फंगस। कौन हो जाएगा? एनिमल्स और फंगस। बात समझ में आई? तो फंजाई या बोलो फंगस, इसके अलावा दूसरा एनिमल, इसके अलावा बोल सकते हो और भी मोस्ट बैक्टीरिया, सम प्लांट्स। ठीक है, लेकिन मेनली फंगस और एनिमल, इसके अलावा ज्यादातर बैक्टीरिया और कुछ प्लांट, ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये भी तीन तरीके का होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी तीन तरीके का होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसी को सैप्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं। सैप्रोट्रॉपिक है या सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। तो चाहे सैप्रोट्रॉपिक बोलो चाहे सैप्रोफिटिक बोलो, वही है। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट? सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यार सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ या सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? इसका एग्जांपल हो गया फंगस। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? फंगस में होता है। ठीक है, फंगस में भी जैसे एग्जांपल राइजोपस हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। कौन कौन? जैसे फंगस में भी बोले तो फंगस में कौन कौन भैया? कई सारे आते हैं, हमें तीन याद रखना है, राइजोपस, मशरूम, ठीक है, इसके अलावा ईस्ट। ठीक है, राइजोपस, ईस्ट और मशरूम, ये किसके एग्जांपल है? फंगस के। इन सब में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सब सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से क्या लेते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो देखना जरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर।
किससे? डेड और डिकेइंग मैटर से जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेता है तो उसे ही बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? फंगस हो गया। एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, किसका? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पूछ लिया जाएगा। एग्जाम्पल वहां पे बोल दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेप्रोट्रॉप, ठीक है, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो कौन सा हो गया? उसमें फंगस आ जाएगा। फंगस का एग्जांपल देख लेना, कौन सा उसमें से फंगस है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट फंगस दिया हो या उसका एग्जांपल दिया होगा, जहां तक चांसेस तो है उसके एग्जांपल के, ठीक। चलो नेक्स्ट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रह के उससे अपना न्यूट्रिशन ले। न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रह करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है उन्हें बोला जाता है पैरासाइट। क्या बोला जाता है? पैरासाइट, ठीक है। आ जाओ देखो जरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है, और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रहेगा या उसके ऊपर रहेगा उसे बोलेंगे हम होस्ट। क्या बोलेंगे भैया? होस्ट बोलेंगे, ठीक है। एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड, ये इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है उन्हें बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो भैया, एग्जाम्पल जैसे हो गया कसकटा, लाइस, लीचेस और टेपवर्म, ठीक है। टेपवर्म जैसे बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं, बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं। लीच जिसको बोलते हैं हिंदी में जोंक, क्या बोलते हैं? जोंक। और लाइस हो गया यहाँ पर जुए, ठीक है, जो बाल में होते हैं ना। लाइस कहाँ पे पाए जाते हैं? हेयर्स में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं। लीचेस भी क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं। ये बॉडी के सरफेसेस पे रहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर रहता है? बॉडी के अंदर रहता है। जो टेपवर्म है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, इंटेस्टाइन में मेनली रहता है। कहां पर रहता है? इंटेस्टाइन में, ठीक है। और वहीं से क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। क्लास 11 में पढ़ोगे टेपवर्म के बारे में, ठीक है। तो कसकटा हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया और टेपवर्म, ये सब किसके एग्जांपल हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। ये सारे पैरासाइट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना एक डायग्राम दिखाया गया है, कौन सा है ये? कसकटा है। कौन सा है भैया? कसकटा। और कसकटा को ही बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं? अमरबेल, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर ये झाड़ियों के जैसे दिखाई दे रहा है ना, एक प्लांट के ऊपर दूसरा झाड़ियों के जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? ये प्लांट है, ठीक है। कौन सा है ये? कसकटा है। कौन सा प्लांट भैया? कसकटा। समझ में आया? पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया, सेप्रोफिटिक हो गया, ठीक है। ये सब हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। डिटेल में तो हमें पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो भैया होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड अंदर लेकर के बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करता है और फिर उसका यूटिलाइजेशन करता है, उसे बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड का इंटेक करके बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करता है, उसे बोला जाता है क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होगा। और याद रखना सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है, ठीक है। ये याद रखना, यहां पर डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है। इनमें जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो करते क्या हैं? मान लो जैसे ये फूड है, ठीक है, इनका मतलब ये डेड और डिकेइंग मैटर है, मतलब ये जो मैटर है डेड है और डिके हो रहा है। अभी क्या करेंगे? फंगस इसकी सरफेस पे आएंगे, इसकी सरफेस पे वो एंजाइम छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देंगे? एंजाइम छोड़ देंगे, ठीक है। और वो एंजाइम्स यहाँ पर जो फूड होगा, फूड सब्सटेंसेस जो होंगे उनको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेशन के बाद फंगस उसको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो फंगस होते हैं, फंगस में डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के बाहर ही क्या छोड़ देते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देते हैं। डाइजेशन के बाद जो मटेरियल होता है उसे क्या कर लेते हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
ठीक है, ये किसमें होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड पूरा का पूरा अंदर लिया जाता है और बॉडी के अंदर उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक, चलो तो देखो जरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जिसमें फूड अंदर लिया जाएगा, उसके अलावा बॉडी के अंदर उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, उसे बोला जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो गया जैसे अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बींग्स। कौन कौन सा, अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बींग, जो हमें याद रखना है और तीनों में हमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अमीबा में, पैरामीशियम में और ह्यूमन बींग में हमें देखना है कि कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेप्स। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स। स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा भैया, सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, और पांचवा इजेशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप कौन कौन सा हुआ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, इंजेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, इन इन इन। ठीक है, ठीक है, क्या बोला गया है, इंजेशन। ठीक है, तो इंजेशन में क्या होगा, इन हुआ, इन 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 का मतलब क्या होगा, अंदर जाना ना। ठीक है, तो इंजेशन में फूड का इनटेक होगा। तो इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, मतलब खाना खाना। ठीक है, ये हो गया खाने को पचाना, ये हो गया खाने को एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेजना, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बॉडी में उसका यूज होना, एसिमिलेशन। और जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अब उसे बॉडी से बाहर करना, इजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो फूड होगा वो एब्जॉर्ब होके कहां पर जाएगा, ब्लड पे जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होगा, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, और इजेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट। फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो इंजेशन में क्या होगा, फूड का इंटेक होगा, इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर किया जाएगा। ठीक है, इंजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस याद रखना यार।
गलती कर देते बच्चे, इजेशन और एक्सक्रीशन। जो बॉडी से सॉलिड वेस्ट हम बाहर करते हैं, फीकल मैटर बाहर करते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बाहर करते हैं, वो इजेशन होता है। और बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को या मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करना एक्सक्रीशन कहलाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करना एक्सक्रीशन कहलाता है, जबकि जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर करना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जबकि इजेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, अलग से लिख लेना कि इजेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। तो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट को बॉडी से बाहर करना ये इजेशन होता है, जबकि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करना, या बोल सकते हो नाइट्रोजिनस वेस्ट को, और सबसे बेस्ट होगा मेटाबॉलिक वेस्ट बोलो। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। यहीं पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में। और डाइजेशन, जैसे ये मान लो कॉम्प्लेक्स फूड है, इनको सिंपल फूड में क्या करना, या सिंपलर फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड। और ये क्या हो गया, सिंपल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या है, डाइजेशन है। क्या है, डाइजेशन। तो डाइजेशन आ गया। मान लो डाइजेशन तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन डाइजेशन होता क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ठीक है, इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज नोन एज डाइजेशन। ठीक, चलो आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। तो यार होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला खाना खाना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना, फिर उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालना, फिर उसको बॉडी में अलग अलग कामों में यूज करना, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर करना। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। बोलना मेरे साथ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। इजेशन ये तो आसान है, इंजेशन, इजेशन, ये एब्जॉर्प्शन, ये डाइजेशन। यहां पर एक ही अलग है थोड़ा सा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन अलग है। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होगा, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है अब उसको अलग अलग फंक्शन में क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज नोन एज एसिमिलेशन। बाकी तो सब नाम पे है, इंजेशन खाना खाना, डाइजेशन उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाना, फिर उसके बाद इजेशन बाहर करना, इजेक्ट करना, इजेक्ट मतलब बाहर करना। समझ में आ गया। चलो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे किसमें, अमीबा में। सबसे सिंपल है, अमीबा में क्या होता है, अमीबा का पता होगा शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप। ठीक है, मतलब उसका कोई एक रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, चेंज उसका जो शेप है वो चेंजेबल है। और देखते हैं अब अमीबा जो होती है इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है,
तो ये करते क्या है, अपनी फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, अपनी फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? स्यूडोपोडिया का। ठीक है, करते कैसे हैं वो देखना। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, यहां पे साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, जब इसके पास फूड पार्टिकल्स आते हैं, ये इसका फूड पार्टिकल है, इसके पास जब आया, ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या रहता है, साइक्लोसिस एक प्रोसेस होती रहती है। कौन सी प्रोसेस होती है? साइक्लोसिस, जिसमें क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म को राउंड करता रहता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे चक्कर घुमाता रहता है, ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। ठीक है, और फिर उसको एक साइड ऐसे मार देता है। साइटोप्लाज्म को ऐसे घुमा रहा है, ऐसे देखना, ऐसे घुमा रहा है, फिर इधर की तरफ फेंक दिया, एक तरफ साइटोप्लाज्म को ऐसे कर दिया। ठीक है, जब ये ऐसे कर देगा तो यहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होगा। ये इसका फूड हो गया, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये इसका फूड है। तो अमीबा ने साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किया, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते क्या हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। पोडिया का मतलब क्या होता है? फीट। ठीक है, इस स्यूडोपोडिया की मदद से जो अमीबा होता है वो लोकोमोशन करता है, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाता है, और इसी स्यूडोपोडिया की मदद से जो अमीबा है वो फूड कैप्चर भी करता है। समझ में आया? ठीक है, तो क्या बोलोगे कि जो अमीबा है जब इसके पास फूड आता है तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया की मदद से क्या करेगा? फूड का इंटेक करेगा। किसकी मदद से फूड का इंटेक करता है? स्यूडोपोडिया की मदद से। समझ में आया? चलो, अब ये क्या कर लेगा? फूड को अंदर ले लेगा। क्या कर लेगा? फूड को अंदर ले लेगा। कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर था। अब इनका जो फूड है इसको अलग कलर से कर देते हैं। अब इनका जो फूड है यहां पे आ जाएगा, और जब फूड अंदर आया तो ये क्या कर लेगा? इस स्यूडोपोडिया को कवर कर लेगा ऐसे। ठीक है, और ऐसे ज्वाइन करके वो एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? वैक्यूल का। ठीक है, जिसमें फूड है, ऐसा वैक्यूल जिसमें फूड है उसे क्या बोला जाएगा? फूड वैक्यूल। क्या बोला जाएगा? फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा छोड़ देगा डाइजेस्टिव एंजाइम। फूड वैक्यूल के अंदर क्या छोड़ेगा अमीबा? डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देगा। डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड मटेरियल का डाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ये जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा इसको ये छोड़ देगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में। कहां पर छोड़ देगा? साइटोप्लाज्म में। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा उसे क्या कर देगा? वो बॉडी से बाहर कर देगा। इतनी बात समझ में आई? यहां पर देख सकते हो ये इसके पास फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है। ठीक है, देखो क्या फॉर्म किया? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से इसने फूड अंदर ले लिया। ठीक है, अब ये अंदर क्या कर देगा? फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। जब स्यूडोपोडिया के अंदर फूड आ जाता है तो उसको जो उसके बाहर वाले पोर्शन होते हैं, ठीक है, उसको ज्वाइन करके वो फूड वैक्यूल बना लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? फूड वैक्यूल। उसके अंदर छोड़ देता है डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर देंगी? फूड का डाइजेशन कर देंगी। तो डाइजेस्टेड मटेरियल छोड़ देगा वो कहां पे? साइटोप्लाज्म में छोड़ देगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे दूसरे वैक्यूल में फिल करके बॉडी से बाहर कर देगा। जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होगा उसे दूसरे वैक्यूल में फिल करके क्या करेगा? बॉडी से बाहर करेगा। और वो वाले जो वैक्यूल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स।
लेकिन नाम नहीं याद रखना है, ठीक है। तो जिस वैक्यूल के थ्रू ये वेस्ट अपना बाहर करता है उसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, और जिसके थ्रू ये फूड का डाइजेशन करता है, जिसमें फूड रखता है, उसे क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपने यहां नहीं है। तो यहां से यार आप देख सकते हो, डायग्राम देख लो यहां से, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। तो आगे यहां पर एक और डायग्राम बनेगा जिसमें डाइजेस्टिव मटेरियल होकर कहां पे चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। तो देखना जरा, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो सिंपल सा, जब न्यूट्रिशन अमीबा में आए तो क्या करना है, क्या कहना है कि जो फूड होता है अमीबा किसके थ्रू लेता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू लेता है। उसके बाद फूड वैक्यूल बनाता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है, डाइजेस्टिव मटेरियल को साइटोप्लाज्म में, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। इतना होता है डाइजेशन किसमें, अमीबा में। ठीक, देखना जरा, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल कॉल्ड स्यूडोपोडिया विच फ्यूज ओवर, जो फ्यूज होकर के किसका क्या कर लेता है, फूड के पार्टिकल को अंदर ले लेता है और फॉर्म क्या करता है, फूड वैक्यूल। नेक्स्ट देखो, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। फिर आगे देखो, मतलब ये क्या हो गया, डाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डाइजेशन। और यहां पे किसकी बात हुई थी, इंजेशन की, किसकी बात हुई थी, इंजेशन की। आगे देखना, into the simpler form which then diffuse into the cytoplasm, मतलब ये जो डाइजेस्टेड मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म में क्या कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। मतलब यहां तक किसकी बात हुई है, ये किसकी बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की। ये किसकी बात हुई यहां पर, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद यहां पे यूटिलाइजेशन नहीं बताया जाता है कि उसको यहां यूज करेंगे वहां यूज करेंगे, जहां जहां अमीबा को यूज करना होगा वहां वहां यूज करेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। अब लास्ट देखो, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, मतलब ये किसकी बात कर दिए, इजेशन की बात कर दी। तो क्या बोलोगे कि जो अमीबा है वो टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उसकी मदद से फूड अंदर लेता है और फॉर्म करता है फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डिफ्यूज कर देता है साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं उसे बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, सब फालतू का है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं, अपने लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक। चलो, इस प्रकार डाइजेशन हो गया किसमें, या न्यूट्रिशन हो गया अमीबा में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन किसमें, पैरामीशियम में, ठीक है। अब जैसे अमीबा था उसका शेप तो फिक्स नहीं था, पैरामीशियम का लेकिन शेप जो होता है वो फिक्स होता है। पैरामीशियम का क्या होता है, शेप फिक्स होता है। अगर इसका शेप फिक्स है तो फूड इनटेक करने का स्पॉट भी फिक्स होगा, और अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं था तो फूड इनटेक करने का कोई स्पॉट फिक्स नहीं था, वो कहीं पे भी स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकता था। अपनी पूरी बॉडी सरफेस पे कहीं पर भी वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसका शेप कोई फिक्स नहीं है। मतलब इधर भी स्यूडोपोडिया बना सकता है, इधर भी बना सकता था, इधर भी, कहीं पर भी। तो इसमें फूड इनटेक करने का कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं है, ठीक है। वो तो स्यूडोपोडिया फॉर्म करके फूड का क्या करता है, इनटेक करता है, और स्यूडोपोडिया कहां पे फॉर्म होगा वो कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम में इसका जो शेप है वो फिक्स होता है। अगर शेप फिक्स है तो फूड इनटेक का स्पॉट भी फिक्स होगा। तो इसमें क्या होता है, फूड इनटेक का स्पॉट फिक्स होता है, मतलब जो फूड है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही अंदर जाता है, और उस स्पेसिफिक स्पॉट को बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, जो पैरामीशियम है ये एक स्पेसिफिक स्पॉट से फूड का इनटेक करता है। अब फूड का इनटेक करने का ही प्रोसेस इसमें अलग है, बाकी जब फूड अंदर चला जाएगा तो ये भी फॉर्म करता है फूड वैक्यूल, उसमें रिलीज करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टेड मटेरियल को साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर देगा, अनडाइजेस्टेड को बॉडी से बाहर कर देगा। समझ में आया? चलो देखो जरा, इन पैरामीशियम द सेल्स हैज अ डेफिनिट शेप। पैरामीशियम में सेल का क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है। डेफिनिट का मतलब क्या बोल सकते हो, फिक्स, ठीक है। एंड फूड इज टेकन इन एट, फूड इज टेकन इन का मतलब अंदर, एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। जो फूड है वो अंदर एक स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है, और उस स्पेसिफिक स्पॉट को बोलते क्या है, गलेट बोलते हैं।
अब ये जो फूड का इंटेक करते हैं कि स्पेसिफिक स्पॉट से, सीलिया की मदद से करते हैं। किसकी मदद से? सीलिया की मदद से। पैरामीशियम पाए जाते हैं वाटर में, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। इनकी सरफेस पे सीलिया पाए जाते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये सरफेस, पूरी सरफेस पे इस पे हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। इन्हीं सीलिया की मदद से क्या करते हैं? मूव करते हैं। और फूड का इंटेक करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सीलिया की मदद से होता है, ठीक है। तो देखो जरा, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया के मूवमेंट के कारण ये फूड है, ये एक स्पेसिफिक स्पॉट तक लाया जाता है, ये वाले स्पेसिफिक स्पॉट तक। ये होता है इनका स्पेसिफिक स्पॉट, जिसको क्या बोलते हैं? गलेट बोलते हैं, ठीक है। मान लो फूड पार्टिकल इनका यहां पे है, फूड पार्टिकल यहां पे है, तो ऐसे थोड़े ना होगा फूड को ये जाकर ऐसे ले लेंगे। इनके पास ऐसे लोकोमोशन के लिए पैर वगैरह थोड़े ना होते हैं, ये सीलिया की मदद से मूव करते हैं। तो इस सीलिया की मदद से ये यहां तक जाएंगे और फूड अंदर लेंगे, ठीक है। तो वही देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर बॉडी सरफेस। देखो जरा, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब ये जो सीलिया है ये पूरे सरफेस पे पाया जाता है पैरामीशियम के। फिर नेक्स्ट देखो, अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड। फूड अंदर ले लिए, फूड वैक्यूल फॉर्म होगा, फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो जाएगा। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल में जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म, सेम अमीबा के जैसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? पक्का। तो वो स्यूडोपोडिया की मदद से फूड अंदर लेते थे, फिर फूड वैक्यूल फॉर्म करते थे, फिर डाइजेशन, देन उसको साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था बॉडी से बाहर। ये सीलिया की मदद से फूड अंदर लेंगे एक स्पेसिफिक स्पॉट से, जिसको गलेट बोलते हैं, देन ये फॉर्म करते हैं फूड वैक्यूल, उसके बाद डाइजेशन कर देते हैं, डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड मटेरियल साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं, जो अनडाइजेस्टेड होता है उसे बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो दोनों में देख के आपको तैयार करना है, ठीक है। दोनों में कॉमन है काफी चीजें, ठीक। चलो नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्या होगा? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। चलो, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या है? ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। और ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन दो पार्ट होते हैं, मेन दो पार्ट होते हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसेसरी ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो किस में होता है? एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, इसमें मेन कितनी चीजें होती है? दो चीजें। मेन कितनी चीजें होती है? दो चीजें। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड, या इन्हीं को एसेसरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। अब एसोसिएटेड ग्लैंड हमें तीन याद रखनी है, तीन याद रखनी है बस हमें। पहला सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैनक्रियास। कौन कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? सबसे पहले माउथ, बकल, माउथ के बाद फेरिंग्स,
फिर इसके बाद आता है एसोफेगस। एसोफेगस को ही बोलते हैं फूड पाइप। फिर इसके बाद आता है स्टमक। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद रेक्टम। और फिर इसके बाद एनस। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। और ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ केमिकल जरूर सीक्रेट करेंगी। ग्लैंड होती क्या है? सेल या सेल का ग्रुप जो कुछ केमिकल सीक्रेट करे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। अब ये ग्लैंड है तो कुछ केमिकल तो सीक्रेट करने वाली है। अब कौन सा केमिकल सीक्रेट करने वाली है हम देखेंगे अभी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल है मतलब कोई ट्यूब है, कोई पाथवे है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक एक्सटेंडेड ट्यूब होती है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल को? एलिमेंट्री कैनाल तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एन एक्सटेंडेड ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक एक जो एक्सटेंडेड ट्यूब होता है उसे ही बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहां ये माउथ से लेकर ये एनस तक ये जो एक ट्यूब है, ये पूरी जो ट्यूब है ये क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसमें माउथ आता है, देन यहाँ पे फेरिंग्स होगा, एसोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे रेक्टम और देन यहाँ पे एनस। बात समझ में आई? ठीक है, और इसी एलिमेंट्री कैनाल से जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड है ये एसोसिएट होती हैं किससे? इसी एलिमेंट्री कैनाल से। मतलब इनका जो सिक्रीशन होता है, इनका जो सिक्रीशन होगा ये इसी एलिमेंट्री कैनाल में क्या करेंगे? उसको पोर करेंगे या रिलीज करेंगे। समझ में आया? तो एसोसिएटेड ग्लैंड सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, मतलब इनका जो सिक्रीशन होता है उसको भेजते किसमें है? एलिमेंट्री कैनाल में, और वो डाइजेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इतनी बात समझ में आई? आ जाओ देखो, अब ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, जैसे कौन सा हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो यहां पे केमिकल रिलीज करता है, जो फ्लूइड रिलीज करेगा उसे बोलते हैं हम सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? सलाइवा रिलीज होगा। लिवर से निकलता है बाइल जूस। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और जो पैनक्रियाज है ये रिलीज करता है पैनक्रियोटिक जूस। क्या रिलीज करेगा? पैनक्रियोटिक जूस। अब ऐसे जूस नहीं बोल देना भैया जो बाहर वाला जूस होता है वो है क्या? वो जूस नहीं यार। इन जूसेस में क्या होंगे? कुछ केमिकल्स होंगे, एंजाइम्स होंगे जो डाइजेशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। बात समझ में आई? सलाइवा में हमें एक एंजाइम याद रखनी है, हम आगे पढ़ेंगे अभी। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं। पैनक्रियोटिक जूस में दो एंजाइम पढ़ना है, होती तो कई सारी है लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में केवल दो एंजाइम पढ़नी है। ठीक है, किसमें? पैनक्रियोटिक जूस में। और सलाइवा में एक पढ़ना है। समझ में आया? चलो, तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब होती है, माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है, जिसमें माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आता है।
इसके अलावा जो एसोसिएटेड ग्लैंड है इसमें सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया और पैंक्रियाज हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे यहां पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। ये हमारा हो गया माउथ। ठीक है, फिर इसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस को ही बोलते क्या है हम, फूड पाइप। ठीक है, फिर एसोफेगस ओपन होता है किसमें, स्टमक में। स्टमक फिर ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेक्टम और ये लास्ट में एनस। और एनस के थ्रू ही फूड को क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको बाहर करते हैं। ये इंजेशन करने का काम माउथ का, इजेशन करने का काम किसका है, एनस का है। ठीक, आ जाओ भैया। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन किसमें, माउथ में। ठीक है, इसके पहले यार हम कुछ कॉमन सी चीज पढ़ लेते हैं शॉर्ट में पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी में डाइजेशन केवल 3 जगह होता है। डाइजेशन केवल कितनी जगह होता है, 3 जगह। ये पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही डाइजेशन होना है। ठीक है, मतलब जो खाना है ये माउथ से गुजरेगा, देन एसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। और यहीं पर इसका डाइजेशन करना है, मतलब ब्रेक डाउन करना है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 जगह डाइजेशन होता है, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 जगह डाइजेशन और 3 चीज का डाइजेशन। शॉर्ट में ऐसे बोलना, 3 चीज का डाइजेशन और 3 जगह डाइजेशन होता है। और 4 एंजाइम पढ़नी है। 3 चीज का डाइजेशन, 3 जगह, 4 एंजाइम। सिलेबस में 4 ही एंजाइम है भैया, और भी एंजाइम होती हैं, पढ़ना नहीं है वो। तो 3 चीज का डाइजेशन 3 जगह और 4 एंजाइम मिलके करती हैं। तो कौन से 3 चीज का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, हमारे फूड में जो मटेरियल प्रेजेंट है उनमें 3 चीज का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा डीएनए और आरएनए भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जिनको बोलते हैं, वो पढ़ना नहीं है। वो पढ़ना नहीं है, मैं बस इतना याद रखना जो कि एनसीईआरटी में क्लास 10th में दिया है। ठीक है, कुछ टीचर्स होते हैं जो पढ़ा देते हैं न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन, जैसे डीएनए और आरएनए, लेकिन उसका डाइजेशन अपने सिलेबस में नहीं है। बस 3 याद रखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 चीज का डाइजेशन, और कितनी जगह बताया, 3 जगह बताया। कहां पर 3 जगह, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। शॉर्ट में बोल देना ऐसे ही, 3 चीज का डाइजेशन 3 जगह, 4 एंजाइम। 3 चीज का डाइजेशन 3 जगह, 4 एंजाइम। तो 3 चीज का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 जगह कहां पर, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी डाइजेशन नहीं होता है। एसोफेगस में डाइजेशन नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम वगैरह में कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो डाइजेशन केवल 3 जगह, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का। माउथ में केवल किसका डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का जो डाइजेशन है स्टमक में, जो स्टमक जो है इसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है। माउथ में किसका डाइजेशन, केवल कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक में किसका डाइजेशन, प्रोटीन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, सभी चीज का डाइजेशन होता है। और इसके अलावा माउथ में जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यहां पर इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। या आप बोल सकते हो इसी को पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, स्टमक में भी इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है सभी चीजों का। इतनी बात समझ में आई। और 4 एंजाइम कौन कौन सी है भैया, एंजाइम 4 कौन कौन सी है उसको भी शॉर्ट में ही पढ़ लो, फिर आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहला है स्लाइवरी एमिलेज,
जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। पी इसमें साइलेंट होता है, पहली एंजाइम। दूसरी एंजाइम है पेप्सिन। तीसरी एंजाइम है ट्रिप्सिन। और चौथी एंजाइम है लाइपेज। बस भैया ये 4 एंजाइम पढ़नी है। स्लाइवरी एमिलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं स्लाइवा में होता है। जो पेप्सिन है ये गैस्ट्रिक जूस में होता है। और गैस्ट्रिक जूस मतलब कहां पर? स्टमक में। और ये माउथ में। ये पैंक्रियाटिक जूस में होता है। लेकिन काम करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी एंजाइम? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस निकालता पैंक्रियोज है, लेकिन ये काम कहां पर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो 3 चीज का डाइजेशन 3 जगह, 4 एंजाइम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में सलाइवरी एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज मिलके करती हैं। ठीक है, कौन किसका डाइजेशन करता है हम आगे देखेंगे। ठीक चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं माउथ में क्या होता है। तो हमारे माउथ में क्या क्या पाया जाता है? टीथ होता है, टंग होता है। और माउथ के बाहर, ठीक है, ये माउथ के बाहर, ठीक है, क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और क्या होता है? हमारे सलाइवरी ग्लैंड होती है यहां पे। ठीक है, तो माउथ में क्या क्या हो गया? टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अभी जो माउथ होता है, माउथ की मदद से हम क्या करते हैं? फूड का इंटेक करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन होता है माउथ में। ठीक है, और टीथ और टंग की मदद से फूड को क्या करते हैं? फूड इज थ्रोली, फूड इज च्यूड एंड थ्रोली मिक्स्ड विथ सलाइवा। ठीक है, विच मेक्स द फूड सॉफ्ट। ठीक है, तो टीथ और टंग की मदद से हम खाने को क्या करते हैं? च्यू करते हैं, और इसको सलाइवा से पूरी तरीके से मिक्स करते हैं। किससे मिक्स करते हैं? सलाइवा से। अब सलाइवा में पाई जाती हैं एंजाइम। कौन सी एंजाइम होती है? सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है रिलीज करती है, रिलीजेस सलाइवा विच कॉन्टेन्स एन एंजाइम ठीक है, सलाइवरी एमिलेज। और सलाइवरी एमिलेज को ही क्या बोला जाता है? टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सलाइवरी एमिलेज है इसका काम क्या होता है? फूड में जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ठीक है, जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, तो सलाइवरी एमिलेज की मदद से स्टार्च को किसमें कन्वर्ट किया गया? माल्टोज में। लेकिन ये याद नहीं रखना है, ये नहीं याद रखना है, बस याद रखना है आपको कि जो सलाइवरी एमिलेज है माउथ में स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता है। ठीक है, तो सलाइवरी एमिलेज को क्या लिखोगे? इट
पार्शियली डाइजेस्ट स्टार्च इन द माउथ। ठीक है, मतलब स्टार्च का माउथ में पार्शियल डाइजेशन होता है। और स्टार्च क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो एक बड़ा ग्रुप होता है, कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंडर में कई सारी सुगर्स आती है। ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एमाइलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, पेक्टोज हो गया, ये कई सारी सुगर आती हैं किसके अंडर में? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा नाम है। ठीक है, उसके अंडर में कॉम्प्लेक्स शुगर कौन सी है? स्टार्च है। ठीक है, तो जो स्टार्च है, खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है। खाने में जो शुगर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है। फूड में किसके फॉर्म में होती है? स्टार्च के फॉर्म में, क्योंकि जो प्लांट है अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब हम खाना खाएंगे तो उसमें जो स्टार्च होगा वो सलाइवरी एमिलेज की मदद से किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये कहां पर होगा? हमारे माउथ में। भैया और किसी चीज का डाइजेशन होगा क्या? और किसी चीज का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट काम है किसका? एसोफेगस का। एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना फूड को, कहां से? माउथ से स्टमक तक। ठीक है, इट ट्रांसफर्स या इट कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये फूड पाइप है जो फूड को कैरी करता है माउथ से स्टमक तक। यहां पर किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टमक। ठीक है, जो स्टमक होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जे शेप्ड होता है। ठीक है, तो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है? स्टमक। ठीक है, स्टमक में ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में ग्लैंड पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन केमिकल सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन केमिकल सिक्रीट करती है। पहला पेप्सिन, दूसरा म्यूकस, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है कितने केमिकल सिक्रेट करती है? तीन, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई कहां पर जाती है? स्टमक में। कभी भूल जाना तो याद रखना यार, गैस कहां पे बनती है? स्टमक में बनती है ना। गैस कहां पे बोलते हो कि स्टमक में गैस बन गई या पेट में गैस बन गई है? ठीक है, और पेट किसको बोलते हैं? स्टमक को ही। तो पेट में गैस बनती है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रो टर्म स्टमक के लिए यूज होता है। गैस्ट्रो टर्म किसके लिए यूज होता है? स्टमक के लिए। ठीक है, तो याद रखना गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे होती है? स्टमक में। तो स्टमक में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तीन केमिकल सिक्रेट करती है, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ये पेप्सिन होती है इसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। इट पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, तो ये पार्शियली किसका डाइजेशन करता है? जो पेप्सिन है ये पार्शियली किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो होता है स्टमक की इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो क्या बोल सकते हो? प्रोटेक्ट इनर वॉल
of stomach from the effect of HCl। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये क्या करता है, किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। और दूसरा प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब बोलोगे भैया प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन का डाइजेशन तो पेप्सिन करता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। एक्चुअली में जो ये प्रोटीन पेप्सिन होती है, जो पेप्सिन होती है, पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रिलीज होती है, ये रिलीज होती है पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिलीज होती है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। और जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेप्सिनोजेन जो है ये पेप्सिन में तभी कन्वर्ट होगा जब एसिडिक इन्वायरमेंट इसको मिलेगा। और वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये पेप्सिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कराता है, पेप्सिन में। और अगर पेप्सिनोजेन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो पेप्सिन फंक्शन करेगा क्या, नहीं, क्योंकि जो पेप्सिन है ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है, और जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव, और पेप्सिन क्या होता है, एक्टिव होता है। और जो इनएक्टिव होगा क्या वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, क्या कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इतना तो हो गया कि हमारे स्टमक में, स्टमक जो होगा बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिनोजेन, पेप्सिन का, म्यूकस का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती है। पेप्सिन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करेगी। म्यूकस जो होगा ये स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या करेगी, HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगी। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ये जर्म्स को किल करेगा, इसके अलावा प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, ये जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, इट इज the site for complete digestion of complete digestion of carbohydrate, protein एंड फैट। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये वो जगह होती है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, इसके अलावा हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स हैव स्मॉलर larger small intestine than carnivore because they eat plant and their product, which are not carnivore. Because they eat plant and their product, which are not carnivore.
contain which contains cellulose which is not easier to digest। ठीक है, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं प्लांट या उनके प्रोडक्ट खाते हैं जिनमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज का डाइजेशन आसान नहीं होता है, इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्जर होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। ठीक है, फिर इसके अलावा कार्निवोर्स have small intestine than herbivores because they eat meat which is easier to digest। ठीक है, और जो कार्निवोर्स होते हैं इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है क्योंकि ये मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, जो कि आसान होता है डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो कार्निवोर से जब पूछा जाए तो कार्निवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये मीट खाते हैं और मीट को डाइजेस्ट करना क्या होता है? आसान होता है। इतनी बात समझ में आई? अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पर 3 जगह के सिक्रीशन आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह के सिक्रीशन क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, तो रिसीव थ्री जूसेस। ठीक है, तो ये 3 जगह से केमिकल सिक्रीट का मतलब क्या करता है? रिसीव करता है। पहला तो इसका खुद का है इंटेस्टाइनल जूस, दूसरा लिवर का बाइल जूस, और तीसरा पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस। तो जो लिवर और पैंक्रियाज है ये अपने सिक्रीशन को डालते कहां पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 केमिकल काम करते हैं, बोलो 3 जूसेस काम करते हैं। पहला बाइल जूस, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। और सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस काम करते हैं और सबसे लास्ट में इंटेस्टाइनल जूसेस काम करते हैं। तो जब फूड कहां से, स्टमक से कहां पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहले लिवर के केमिकल और पैंक्रियाज के केमिकल उस पर काम कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में इंटेस्टाइन का खुद का केमिकल उस पर क्या करेगा? वर्क करेगा। समझ में आया? चलो तो आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ना है? लिवर का। ठीक है, तो लिवर जो केमिकल सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स बाइल जूस which is stored in gall bladder। ठीक है, जो बाइल है, बाइल निकालता कौन है? लिवर, लेकिन ये स्टोर कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के 2 फंक्शन हमें याद रखने हैं। एक तो नीचे लिखा ही गया ये, ठीक है, और एक और है। बाइल जूस के 2 फंक्शन याद रखने। पहला, इट मेक्स फूड एल्कलाइन। ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है स्टमक से आ रहा है, अब उसमें एसिड मिली हुई है तो खाना कैसा होगा? एसिडिक होगा।
अब उसको एल्कलाइन बनाने का काम किसका होता है? बाइल जूस का। तो जो बाइल जूस है, जो खाना स्टमक से आता है, जो एसिडिक फूड कहां से आ रहा है? स्टमक से आ रहा है, उसको बेसिक बनाने का काम किसका है? बाइल जूस का है। एल्कलाइन मतलब यहां पे याद रखना बेसिक, ठीक है। चलो, और दूसरा काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ऑफ, ठीक है। तो बाइल जूस पहले तो निकलता कहां से है, स्टोर कहां होता है और फंक्शन। तो बाइल जूस लिवर से निकलता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। दो फंक्शन है, पहला फूड को एल्कलाइन बनाना, जो स्टमक से फूड आता है उसको एल्कलाइन बनाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, और दूसरा काम क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करना। और इमल्सिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट into small globules is called emulsification of fat, ठीक है। मतलब जैसे फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, ये लार्ज जो ग्लोब्यूल्स हैं इनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, यही क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है ये? इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब भैया इमल्सिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एंजाइम्स होती हैं जो फैट का डाइजेशन करती हैं, वो एंजाइम जो फैट का डाइजेशन करती हैं वो इन लार्ज ग्लोब्यूल्स पे काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये लार्ज ग्लोब्यूल्स पे जो एंजाइम्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाती, इसीलिए सबसे पहले इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। और इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स पे जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क कर सकती है। समझ में आया? तो अगर इमल्सिफिकेशन नहीं किया जाएगा तो फैट का सही से डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम इस पे सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि बाइल अगर सिक्रीट नहीं हो रहा है, बाइल जूस सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या बाइल जो लिवर है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? कौन से फूड पे सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है? तो सबसे ज्यादा फैट के डाइजेशन पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर बाइल वहां से नहीं आएगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, अगर फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट का सही से डाइजेशन नहीं होगा, और फैट का डाइजेशन वहां पे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो, नेक्स्ट है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है, यहां से जो केमिकल सिक्रीट होता है उसे क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं भैया? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम होती हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इट पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या करता है? इट डाइजेस्ट फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन करता है, जबकि जो ट्रिप्सिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। भाई याद रखना, पेप्सिन और ट्रिप्सिन में कंफ्यूजन नहीं रखना। पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में करता है, जबकि जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, जबकि पेप्सिन स्टमक में काम करता है। अगर भूल जाओ तो याद रखना, पी से पेट, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। पेट में प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है, अगर भूल जाओ तो। पी से पेट, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। भैया पेट स्टमक,
ठीक है, तो पेट में प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है, तो ट्रिप्सिन कहां पे करेगा, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगा। निकलता कहां से है, पैनक्रियाज से। तो जो ट्रिप्सिन है ये निकलता पैनक्रियाज से है, लेकिन फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। ये प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, लेकिन वो करता कहां पर है, स्टमक में। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे थोड़ा सा, और फाइनल डाइजेशन की बात कर लेते हैं अब। जब फाइनल डाइजेशन होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। प्रोटीन जो है जब इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी अमीनो एसिड में, और फैट का जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो जब स्टार्च का या बोलो कार्बोहाइड्रेट का, या कार्बोहाइड्रेट बोल दिया जाए, तो कार्बोहाइड्रेट का जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। प्रोटीन का जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड में। फैट का कंप्लीट डाइजेशन होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और कंप्लीट डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। समझ में आया? ठीक, चलो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, नो digestion takes place, only absorption of water takes place in this segment of elementary canal। ठीक है, तो यहां पर किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल यहां पे वाटर का और कुछ मिनरल्स का, वाटर का और कुछ मिनरल का यहाँ क्या क्या, क्या होता है, यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बस इतना है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं है, यहाँ पर केवल वाटर और कुछ मिनरल का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर देखना है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, contains numerous finger like projections called villi, which is richly supplied with blood capillaries and increases surface area for absorption of food। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ऐसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो यहां पर ऐसे फिंगर लाइक क्या पाए गए हैं, प्रोजेक्शन पाए गए हैं। ठीक है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विली।
ठीक है। और ये जो विली होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि यहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो। और इसके अलावा इन विली के अंदर ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है यहां पर, ठीक है। यहां पर ब्लड वेसल का सप्लाई क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हो यहां पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है इन विली के अंदर, जिसके कारण यहां पर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो करके जो फूड है या न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहां पर चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिजाइंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो क्या बोलोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली which increases surface area for absorption and it is richly supplied with the blood capillaries। ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विली बोलते हैं, और विली सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और यहां पर ब्लड कैपिलरीज का बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद, अब डाइजेशन के बाद, ठीक है, डाइजेशन के बाद जो मटेरियल होगा, मतलब जैसे फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब फूड कहां पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहां पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन तो होता नहीं, वहां पर वाटर का क्या हो जाएगा और मिनरल का कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड है वो आगे कहां पर जाएगा, रेक्टम में। कहां पर जाएगा, रेक्टम में, ठीक है। यहां पर क्या करेगा, स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट टेम्परेरली। ठीक है, और जो रेक्टम होगा वो टेम्परेरली क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट है उनको स्टोर करेगा, ठीक है। इसके अलावा एनस, ठीक है, इट contains anal sphincter, anal sphincter, ठीक है, which opens during ejection, ड्यूरिंग ejection, ठीक है। अब जो एनस होता है, एनस में एनल स्फिंक्टर होते हैं जो कि इजेशन प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जिसके कारण जो ये अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट होता है ये बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये खत्म होता है हमारा पूरा डाइजेशन। डाइजेशन में एक चीज याद रखना, जो फूड होता है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको बोला क्या जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना एक अलग से, कहीं पे है जगह, फूड इज ट्रांसपोर्टेड into the elementary canal by पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना अलग से, इन एनिमल्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज is stored in the form of glycogen, while in plants
ग्लूकोज आर stored in the form of starch। ठीक है, तो एनिमल्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि प्लांट में किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्च क्या बोल सकते हैं हम? ये स्टोरेज शुगर होती है, स्टोरेज शुगर इन प्लांट्स। कौन हो गया? स्टार्च। और स्टोरेज शुगर इन एनिमल्स, ग्लाइकोजन। ठीक, चलो, तो ये खत्म होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक पूरा न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।